चलिए बच्चे, सो नाउ वी आर ऑन लेक्चर 2। ठीक है, हमारा ऑनगोइंग चैप्टर चल रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, आइए बेटा। तो इधर देखो जरा, हमने पिछले लेक्चर में सेक्शन 4 पूरा कंप्लीट किया था। हमने हमने सेक्शन 1 कंप्लीट किया, हमने सेक्शन 4 पूरा कंप्लीट किया, और सेक्शन 4 से रिलेटेड जितनी भी सेक्शन 2 थी, जिसमें सारी डेफिनेशंस दी हुई थी, हमने वो भी सारी कंप्लीट करी बच्चे। नाउ वी आर टुवर्ड्स सेक्शन 5। ठीक है, नाउ वी आर सेक्शन 5। भाई ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, वो कैसे बनता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कैसे बनता है, तो बेटा कैसे बनेगा। पहला स्टेप क्या होगा भाई, ऑफर। पहला स्टेप क्या होगा, ऑफर। ऑफर किस चीज का दोगे, या तो बाय का ऑफर दोगे या तो सेल का ऑफर दोगे। सर वो बाय या सेल किसका होना चाहिए सर, गुड्स का। और सर ये जो आप ऑफर दे रहे हो, ये किसके लिए होना चाहिए, प्राइस के। तो ये है आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा बच्चे, सामने वाला क्या देगा, एक्सेप्टेंस देगा। जब वो एक्सेप्टेंस देगा तो फिर फाइनली हमारा क्या बनेगा सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ। एम आई क्लियर, बात समझ गए। ठीक है, चलिए। अब इसमें मैंने वो सेक्शन 10 की कंडीशंस, लीगल इंटेंशन, वो सब नहीं लिखा है। ठीक है, अभी इतना ही आप बच्चों के लिए समझना। ठीक है, आओ बच्चे। तो देखो जरा, अब बड़े ध्यान से मेरे साथ समझिएगा बेटा ये चीजें जरा। सर मैंने ना कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स बनाए आप बच्चों के लिए, मल्टीपल केसेस हैं जो कि सेक्शन 5 में कवर होते हैं। एक सिचुएशन ये है, सिचुएशन 1। दूसरी है बेटा सिचुएशन 2, दिस वन। देखना जरा पहले मेरे साथ कितनी सिचुएशंस। ठीक है बेटा, तो दो सिचुएशंस जो है मैंने आप बच्चों के लिए डिफाइन करी हुई हैं। अगर ये सिचुएशन समझ आएंगी तभी फिर ये सेक्शन 5 की लैंग्वेज हमें आराम से समझ आ जाएगी बच्चे। ठीक है, आओ जरा देखो बेटा क्या सिचुएशन। आइए समझते हैं मेरे साथ। कह रहा है इमीडिएट डिलीवरी, डिलीवरी इमीडिएट दे दी बट पेमेंट इज पोस्टपोन। डिलीवरी इमीडिएट दे दी बट पेमेंट क्या है बेटा, पेमेंट पोस्टपोन कर दी आपने। ठीक है, देखना जरा बच्चे। सर मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर ए ने क्या किया बच्चे, यहाँ पे ऑफर फॉर सेल दिया। ऑफर फॉर सेल दिया क्या, अपना एक डीएसएलआर कैमरा। कितने का बेटा, 50,000। मिस्टर बी ने ना उसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, और डिलीवरी भी ले ली। केस क्या है, इमीडिएट डिलीवरी बट पेमेंट हैज बीन पोस्टपोन। तो सर मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, टेक्स इमीडिएट डिलीवरी बट प्रॉमिसिंग टू पे इन फ्यूचर। एक ये सिचुएशन होगी। समझ गए मेरी बात। ठीक है, आइए बच्चे जरा नेक्स्ट सिचुएशन। सर यहां पर क्या है, इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट पेमेंट बाय इंस्टॉल। इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। क्या मतलब हुआ, सर जैसे जैसे डिलीवरी होती जा रही है वैसे वैसे हम क्या करते जा रहे हैं बेटा, पेमेंट भी करते जा रहे हैं। एम आई क्लियर, मेरी बात समझ आई। ठीक है, तो देखो बेटा, आइए। सर मिस्टर ए ने ना, प्लीज समझिएगा तभी लैंग्वेज समझ आएगी, क्योंकि मैंने आगे की लैंग्वेज समझानी है, तभी मैंने ये एग्जांपल्स बनाए हैं बेटा। ठीक है, आइए इधर देखो सर। सर मिस्टर ए ने ना ऑफर टू बाय किया। सर पहले केस में ऑफर क्या था, सेल का। अब की बारी किसका ऑफर है, बाय का। मिस्टर ए ने ना ऑफर दिया बाय का, किसको, मिस्टर बी को। इज दैट क्लियर। ठीक है, सर मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर क्या था, ऑफर टू बाय क्या था, कि भाई 100 किलो शुगर खरीदनी, 100 किलो शुगर खरीदनी है, और वो कैसे डिलीवर होगी, टू बी डिलीवर्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यानी कि हर बार डिलीवरी कितनी करनी है, 25 किलो शुगर की। कह रहा है भाई तू 25 किलो शुगर देगा मैं तेरे को पेमेंट करूंगा, अगली 25 किलो देगा मैं तेरे को पेमेंट करूंगा। टू बी डिलीवर्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एंड पेमेंट विल बी मेड अलोंग विद एवरी डिलीवरी। एग्जांपल समझ आया कि नहीं समझ आया, इज दैट क्लियर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देख। अब देखो बेटा इधर क्या क्या केसेस बने। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ये दोनों ही सिचुएशंस को अलाउ कर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या करता है, दोनों ही सिचुएशन को क्या करता है, अलाउ करता है। कि सर डिलीवरी इमीडिएट हो जाएगी, पेमेंट बाद में होगी, अलाउड है। सर इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट डिलीवरी। ठीक है, क्या था हमारा दूसरा केस बेटा, इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट पेमेंट बाय इंस्टॉल। ये भी अलाउ करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और देखो इसके अलावा और क्या क्या अलाउ करता है, आइए पढ़िए जरा। सो पहला क्या था, इमीडिएट डिलीवरी एंड इमीडिएट पेमेंट अलाउड है सर, ये तो अलाउड ही है। इमीडिएट डिलीवरी हुई और पेमेंट भी क्या हो गई, साथ ही साथ हो गई, ये तो बट ऑब्वियस है सर, ये तो अलाउड होगा ही होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, सर इमीडिएट डिलीवरी है
एंड प्रोमिसिंग टू पे लेटर है। एग्जाम्पल 1 आ गया बेटा ये, दिस इज माई एग्जाम्पल 1। ठीक है, नेक्स्ट देख सर, डिलीवरी एंड पेमेंट, डिलीवरी एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, कौन सा आ गया? एग्जाम्पल 2 आ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो सर, इमीडिएट पेमेंट एंड डिलीवरी लेटर। इमीडिएट पेमेंट, भाई तू पहले पेमेंट कर दे, और डिलीवरी क्या होगी? लेटर। सर ये कहां पर होगा? इसका एक एग्जांपल दे दो मेरे को। सर पेमेंट इमीडिएट हो रही है, डिलीवरी लेटर हो रही है, सर क्या होगा? वेरी गुड सर, बैंगल्स वाली एग्जांपल, व्हाइट पॉलिश वाली, कि सर उसने सारी पेमेंट दे दी, अब वो पॉलिशिंग करेगा। जब सर गुड्स के ऊपर फर्दर कोई रिक्वायरमेंट है, जब तक वो फुलफिल नहीं होगी, भाई वो डिलीवरी कैसे करेगा? एम आई क्लियर? ये सारे केसेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या करता है? अलाउ करता है। सर नेक्स्ट क्या हो गया? डिलीवरी एंड पेमेंट पोस्टपोन, भाई तेरे पास जब पैसा होगा मैं तभी तेरे को डिलीवरी करूंगा। ये वो वाला केस है कि सर डिलीवरी भी आपने लेट करनी है और पेमेंट भी क्या करनी है? लेट कर। भाई तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं डिलीवरी भी नहीं कर रहा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो आओ जरा देख सर, इस केस में डिलीवरी एंड पेमेंट पोस्टपोन, सर इसमें क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल। क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल। कृष्ण ने मेरे को बोला सर गाड़ी बेचना मत, गाड़ी मत बेचना, तो क्या सर मैंने उसको डिलीवरी करी? अभी गाड़ी की नहीं करी। सर 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट आ जाएगी, पैसा दे दूंगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर गाड़ी आपसे लेकर चला जाऊंगा। तो यहां पर क्या बनेगा? एग्रीमेंट टू सेल। और क्या एग्रीमेंट टू सेल के केसेस को भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कवर करता है कि नहीं करता? एम आई क्लियर? तो आइए बेटा अब लैंग्वेज पढ़िए मेरे साथ, जरा देखिएगा, मेरे को बताइएगा प्लीज, साफ साफ बता दीजिएगा कि समझ आता है कि नहीं आता। ठीक है, जरा पढ़ो मेरे साथ लैंग्वेज। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज मेड, कैसे बनता है? बाय एन ऑफर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? ऑफर। बाय एन ऑफर टू बाय या फिर सेल गुड्स फॉर ए प्राइस एंड देयर आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। सर समझ आता है? सर पहले क्या करना पड़ेगा? ऑफर देना पड़ेगा। ऑफर किसका? बाय का या फिर सेल का? फ्री में या प्राइस के लिए? सर प्राइस के। उसके बाद सामने वाला बंदा क्या देगा सर? एक्सेप्टेंस देगा सच ऑफर के लिए। सिंपल है, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, कुछ नहीं। अब आगे पढ़ो। कह रहा है सच कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर, सर सारे केसेस आ गए। सच कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, या तो सर गुड्स की पेमेंट क्या हो जाएगी? डिलीवरी क्या हो जाएगी? इमीडिएट हो जाएगी, पेमेंट क्या होगी? लेटर होगी। या फिर सर इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, सर प्राइस पहले आ जाएगा, डिलीवरी बाद में होगी सर। या फिर सर बोथ, इमीडिएट डिलीवरी इमीडिएट पेमेंट, बोथ में क्या कवर हो रहा है? इमीडिएट डिलीवरी इमीडिएट पेमेंट। एम आई क्लियर? सब एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? बच्चे बनाना शुरू करो, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा सेक्शन को, वरना ये तंग करेगी बेटा आप। आइए बच्चे, लिखो वहां पे सेक्शन 5, लिखो हेडिंग, हाउ हाउ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स इज मेड। ये है आपकी सेक्शन 5, हाउ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स इज मेड। चला दे पंखा यार, गर्मी लग रही है। हाउ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स इज मेड, पहले ये हेडिंग लिखो, पता होना चाहिए कि करना क्या है हमने इस सेक्शन। ठीक है, आओ बच्चे, ओपन बोर्ड पे लेके जा रहा हूं, जैसे लिखूंगा वैसे लिख। आइए बच्चे, तो बच्चे स्टेप 1, इसको दो पार्ट्स में, ये रोमन नंबर 1 डालो, दो पार्ट्स में बेटा इसको डिवाइड करो। लिखो यहाँ पे ऑफर, यहाँ से दो एरो निकालो, बाय सेल। ठीक है, यहां से क्लोज करो फॉर ए प्राइस। आर वी डन? ठीक है, स्टेप 1 में दूसरा क्या आएगा? देन एक्सेप्टेंस, देन एक्सेप्ट। हो गया बेटा पहला पार्ट कंप्लीट, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट लिखो बेटा। अच्छा सॉरी सॉरी, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, दिस इज योर स्टेप 2। स्टेप 1 में ऑफर है बेटा, स्टेप 2 में एक्सेप्टेंस है बेटा। आर वी डन? हो गया बच्चे कंप्लीट, बढ़ सकता हूं आगे? ठीक है, आओ बेटा वापस लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट लिखो बच्चे आप, नीचे लिखो बेटा, एक पॉइंट बनाइए। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट रोमन नंबर में क्या था? स्टेप 1 स्टेप 2, अब सेकंड रोमन नंबर डालो, सेकंड रोमन नंबर डालो। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या कवर करता है बेटा?
ठीक है, लिखो आईडी। आईडी मतलब इमीडिएट डिलीवरी। ठीक है, आईडी अगर फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो लिख लो, इमीडिएट डिलीवरी, और आईपी इमीडिएट पेमेंट, और बोथ। पहले में ये हो गया। ये देखो, ये चार्ट देखो, इस तरीके बनाना बेटा। ये इसी चार्ट को हमें यहाँ पे लिखना है, ये देखो इस तरीके से 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करना है बेटा। पहला पार्ट लिख लिया। पहले पार्ट में क्या था? आईडी, आईपी और बोथ, इमीडिएट डिलीवरी और इमीडिएट पेमेंट और बोथ, लिख लो। नेक्स्ट पार्ट में लिखो बेटा इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट पार्ट में लिखो बेटा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट किसकी? इंस्टॉलमेंट से 2 एरो निकालो। इंस्टॉलमेंट से बेटा 2 एरो, इधर देखो। नहीं समझ आ रहा तो इधर आओ बेटा। थर्ड पार्ट में लिखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या कवर कर लेगा बच्चे आपका? यहाँ पे इंक्लूड का मतलब है अलाउज। ये अलाउ करता है बेटा। क्या क्या अलाउ करता है? लिखो बच्चे, इमीडिएट डिलीवरी स्लैश इमीडिएट पेमेंट स्लैश बोथ। एम आई क्लियर? जब इमीडिएट डिलीवरी है तो इमीडिएट पेमेंट नहीं है, जब इमीडिएट पेमेंट है तो इमीडिएट डिलीवरी नहीं है सर। बोथ में क्या है सर? दोनों है, इमीडिएट डिलीवरी भी है, इमीडिएट पेमेंट। सर सेकंड निकालो, लिखो इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स किसकी अलाउड है? डिलीवरी की और पेमेंट की। लिख दो बेटा। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं बेटा। चलूं थर्ड पार्ट पे निकाल लूं? ठीक है, आओ जरा। कह रहा है डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शेल बी पोस्टपोन्ड। या तो डिलीवरी पोस्टपोन्ड हुई, या तो पेमेंट पोस्टपोन्ड हुई, या तो दोनों ही क्या हो गए? पोस्टपोन्ड हो गए। ठीक है, आओ बच्चे, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या बना था? इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे कीवर्ड क्या बना बेटा? पोस्टपोन्ड। ठीक है, पोस्टपोन्ड या तो आपकी डिलीवरी, या तो पेमेंट, या तो बस बच्चे, हो गया कवर। ठीक है, शॉर्ट हो गई सेक्शन हमारी। ठीक है, आओ जरा देख लेते हैं कोई और केस तो नहीं है। खत्म। एम आई क्लियर? हो गई। सेक्शन 5 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट जो था, 2 स्टेप्स था। पहले पार्ट में क्या क्या थे? 2 स्टेप्स और एक इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या है वहां पे? अलाउस। आओ रिपीट करो मेरे साथ फटाफट। स्टेप 1 में क्या था बेटा? ऑफर। ऑफर किसका? बाय का या फिर सेल का? ठीक है, किसका? गुड्स का, फॉर ए प्राइस। खत्म। स्टेप 2 में क्या था? एक्सेप्टेंस। फिर नीचे थर्ड पार्ट में क्या आ गया बेटा आपका? फर्स्ट पार्ट के थर्ड पॉइंट में क्या आ गया? इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब अलाउ। क्या क्या अलाउ कर रहा था बेटा? इमीडिएट डिलीवरी, या तो इमीडिएट पेमेंट, या तो बोथ। फिर सेकंड में क्या था बेटा? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट किसकी अलाउड है? आपकी पेमेंट की भी, आपकी डिलीवरी की भी। ठीक है। फिर लास्ट में क्या बेटा? पोस्टपोन। पोस्टपोन किसका किया? डिलीवरी का, या तो पेमेंट का, या तो बोथ। खत्म। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, याद भी करवा दी सेक्शन 5 सब सेक्शन 1। ठीक है सर, सब सेक्शन लिखकर आनी है बेटा। सी एस सी एम ए में फाइनल में भी नहीं लिखकर आनी, इंटर और फाउंडेशन तो दूर की बात है। ठीक है, चलो आओ बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, मोड्स ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, किस किस तरीके से आप बना सकते हो, तो लिखो बेटा फटाफट। क्या हो गया यार? मोड्स ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। लिखो बेटा, 3 पार्ट्स निकालो यहां से भी। मोड्स ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, किस तरीके बनेगा? ठीक है, किस तरीके बनेगा, तो लिखो बेटा पहले पार्ट में। ठीक है, रिटर्न और ओरल। रिटर्न और ओरल। रिटर्न और ओरल। सेकंड में लिखो पार्टली इन रिटर्न,
पार्टली इन रिटन एंड पार्टली इन ओरल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट लिखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर जी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आओ इधर देखो, देखो बेटा इसका एग्जाम्पल देखो बेटा जी, आओ। सर ए के पास ना, ये शायद विजिबल नहीं होगा, प्लीज अपने फोन्स में भी चेक करें। ये देखो यार, अब तो वैसे नहीं होता। मैं जब छोटा था ना, तो मेरे घर में लुकार्ड का पेड़, अमरूद का पेड़, नींबू का पेड़, ये सब लगे हुए थे मेरे घर में। मतलब मैंने देखा है ये सब, और उतार उतार के खाए भी हैं। ठीक है, बट अब घरों में ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। गाड़ियां क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, उस वजह से जो है पेड़ों के लिए जगह कम हो गई है। तो हम क्या करते हैं, हर जगह कंक्रीट फ्लोर बना देते हैं बेटा। ठीक है, तो बच्चे क्या है, ए भाई के घर में ना मैंगो ट्री लगा हुआ है। इनफैक्ट जो मेरे साथ वाला घर है, वो ऐसे ना मेरे घर के साथ अटैच घर है, और साथ में उनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री उनका ना ड्राई फ्रूट्स का काम है। तो वो हर साल वहां पे बहुत सारी लेडीज आती हैं, और वो उसको पील ऑफ करती हैं, और उसमें नट्स निकालती है, पैक करती है, फिर बेचती है। उनको भी काम मिल जाता है। इस फैक्ट्री में ना बेटा इतने पेड़ लगे हुए हैं, आम का पेड़ लगा हुआ है, नींबू का पेड़ लगा हुआ है, और भी बड़ा कुछ लगा हुआ है यहाँ। ठीक है, आइए। तो ए हैज अ मैंगो ट्री। ए के घर पे ना मैंगो ट्री लगा हुआ है एट हिज प्लेस, विच इज इंक्लाइन टूवर्ड्स बीज हाउस, विच इज इंक्लाइन टूवर्ड्स बीज हाउस। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बेटा ये इस तरीके पेड़ लगा हुआ है। इसकी जो ब्रांचेस है ना बच्चे, वो मेरे घर की तरफ भी थोड़ी सी मेरी छत के साथ कनेक्टेड है, तो वो ब्रांचेस मेरे घर की तरफ भी आती। ठीक है, सेम यहाँ पर ऐसा हो रहा था। बी ने क्या किया बेटा, बी जिसका साथ वाला घर था, बी प्लक्स मैंगो फ्रॉम देयर एंड देन सोल्ड देम इन मार्केट। बी ने वहां से उतारा, क्या करता था, मार्केट में सोल्ड कर देता। ही शेयर्स हाफ ऑफ द फंड्स विद ए। सर बेच के जितना भी पैसा आता था, आधा फंड किसको दे रहा था, ए को दे रहा था, और ए को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ए भाई भी सेटिस्फाई था, ए को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बच्चे यहाँ पे बिना बोले, एक्सप्रेसली बिना बोले या लिखे बिना, इनके बीच में क्या स्टैब्लिश हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश। हेयर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से स्टैब्लिश हुआ, उनके बिहेवियर से, उनके कंडक्ट की वजह से। हेयर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू कंडक्ट ऑफ पार्ट। एम आई क्लियर? उसको भी पता था कि वो मेरे घर के पेड़ से आम तोड़ रहा है, उस आम को बेच रहा है, और मेरे को फिर पैसा दे रहा है बेटा। तो मेरे को एक बात बताओ, ऑफर भी था, एक्सेप्टेंस भी थी, प्राइसिंग भी था बेटा, कंसिडरेशन भी थी। एम आई क्लियर? और मनी कंसिडरेशन थी। सो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की क्या हो गई बेटा, कंडीशन सारी फुलफिल हो गई। लेकिन सर ना ही ओरली बोला था, ना ही रिटन फॉर्म में बोला था, बस बिहेवियर की वजह से दोनों के बीच में क्या स्टैब्लिश हो गया, कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश हो गया। इसी के साथ 5(2) भी हमने क्या कर ली बेटा, कंप्लीट। या तो रिटर्न में होगा, या तो ओरल में होगा, या तो पार्टली रिटर्न में होगा, या तो पार्टली ओरल में होगा, या फिर क्या होगा सर, बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। आई होप मैं आप बच्चों को साथ साथ याद करवाता भी चल रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए बेटा। अब सर जो मेन इंपॉर्टेंट सर, डेफिनेशन ऑफ गुड्स। अब तक मैंने सिर्फ बच्चे, आप बच्चों को बताया था गुड्स का मतलब क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए बेटा कि गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी केस स्टडीज बन सकती हैं, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आओ जरा देखो। सर गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा आप बनाओ सेक्शन 2(7) लिखो, और 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। 3 पार्ट्स पता है कैसे लिखना, इधर देखो बेटा, इधर देखो सारे बच्चे। ऊपर लिखना है आपने गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। 3 पार्ट्स में बेटा इसको डिवाइड करवाऊं। मींस गुड्स का मतलब ये है, गुड्स मींस में जो चीजें आ रही है वो तो है ही है, उसके अलावा कुछ चीजें इंक्लूड भी करता है। एम आई क्लियर? और फिर एक्सक्लूड। समझ गए? समझ गए बेटा? जैसे मींस में सबसे पहले क्या आ गया, मूवेबल प्रॉपर्टी। कह रहा हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई भाई। लेकिन लॉ को लगा यार ये ना इंडिया के लोग शातिर हैं, इसके अलावा बाद में कंफ्यूजन बन सकती, तो भाई इंक्लूड की डेफिनेशन भी बनाओ। इसमें और चीजें इनको स्पेसिफिकली इन मूर्खों को बताओ, ये भी चीजें अभी रहती हैं। ठीक है, मतलब मैं उन मूर्खों में अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ।
कि बाद में कोई केस लॉस ना हो जाए, बेटर है इंक्लूड लिख के यहाँ पे ये चीजें भी डाल दो। और फिर और कंफ्यूजन ना हो जाए तो भाई स्पेसिफिकली ये चीजें बाहर रखी हुई है मैंने, पहले से ही बता रहा हूँ। तो आ जाओ बेटा, अब जो जो इंक्लूड वाला होगा आप इंक्लूड में डाल देना, जो जो एक्सक्लूड वाला होगा एक्सक्लूड में डाल देना। आओ बेटा, क्या लिखा है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी लिखो बेटा, एक्सक्लूड में लिखो, एक्सक्लूड में लिखो एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। सर ये क्या होता है एक्शनेबल क्लेम एंड मनी? मनी तो पता है हम सबको, मनी तो पता है हम सबको बेटा, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? एक्शनेबल क्लेम। तबीयत खराब है, मैं समझ गया। चलिए, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी को बाहर का खाया, क्यों खाया, क्यों? चलो, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो बच्चे आओ, मनी को क्यों एक्सक्लूड रखा है वो समझो सबसे पहले। मनी को क्यों एक्सक्लूड रखा है वो समझो सबसे पहले, ठीक है। सर सपोज मनी इज हेल्ड एज गुड्स, पहले मान लो सर मनी क्या है? गुड्स है। अच्छा, मनी को गुड्स की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया है, मतलब मनी को गुड्स नहीं माना। समझते हो? पहले तो ये समझो एवरीवन, मनी को गुड्स की डेफिनेशन से क्या किया बेटा? एक्सक्लूड किया है, मतलब गुड्स को मनी, सॉरी मनी को गुड्स नहीं माना। तो सर क्यों नहीं माना, आओ समझते हैं। पहले सपोज करो, क्या लिखा है सर? सपोज मनी इज हेल्ड एज गुड्स, मनी को क्या मान लिया? गुड्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सर मिस्टर ए ने ना अपना डीएसएलआर सोल्ड किया, तो डीएसएलआर क्या हो गया? मूवेबल प्रॉपर्टी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, तो ये क्या हो गया? गुड्स हो गया। कहां पर कवर हुआ? मीन्स में या इंक्लूड में? सर मीन्स में, ठीक है। सर मिस्टर बी ने क्या दिया? मनी दी। अगर सर मनी को भी गुड्स मान लेंगे तो गुड्स के बदले गुड्स दे दिया, वो क्या हो गया? अरे वो तो बार्टर हो गया, वो तो क्या हो गया? बार्टर हो गया। और सर हमारा यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब क्या है? प्राइस मनी या समथिंग इन रिटर्न? प्राइस मनी है सर। एम आई क्लियर? बात समझ रहे हो सर? अगर मनी को गुड्स मान लेंगे तो गुड्स के बदले गुड्स हो गया सर, ये तो बार्टर सिस्टम हो गया। और सोगा जो है वो बार्टर सिस्टम पे अप्लाई नहीं होता, प्लीज ये बातें एग्री करना मेरी। सोगा जो है सर वो बार्टर सिस्टम पे अप्लाई नहीं होता। सोगा किस पे अप्लाई होता है सर? मनी फॉर्म पे अप्लाई होता है। एम आई क्लियर? बात समझ गए? तो इधर देखो, इट इज नाउ हेल्ड एज बार्टर एंड इन दैट केस सोगा विल नॉट अप्लाई। एम आई क्लियर? इसलिए मनी को क्या रखा हुआ है? गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा। सर नेक्स्ट किसको बाहर रखा हुआ है? एक्शनेबल क्लेम को। किसको बाहर रखा हुआ है? एक्शनेबल क्लेम। सर एक्शनेबल क्लेम का मतलब समझिए, आप सारे बच्चों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है सर। इधर देखो, सर ए ने क्या करा? क्रेडिट सेल किया, किसको? बी को। सर बी ने बोला कि मैं आपको पैसे 2 महीने के बाद दे दूंगा। तो ए ने बोला यार मेरे साथ ना पहले भी धोखा हुआ है, हम क्या कर लेते हैं? डॉक्यूमेंटेशन। क्या कर लेते हैं? डॉक्यूमेंटेशन। और उस डॉक्यूमेंटेशन का क्या नाम रखा गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वजह से ए के पास आया बी आर और बी के पास आया बिल्स पेबल। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है। तो बेटा अगर कल को पैसा बी ने नहीं दिया तो ए किसकी बेसिस पे उसके अगेंस्ट क्लेम फाइल करेगा? कहां पे क्लेम फाइल करेगा? कोर्ट में। तो बी आर एक तरीके से क्या हो गया? एक्शनेबल क्लेम हो गया। सर वर्ड क्या लिखा है? क्लेम। और क्लेम के आगे क्या लिखा है? एक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। अब मुझे बताओ, इसमें भी मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है? सर आप क्लेम में क्या मांग रहे हो? मनी मांग रहे हो, और मनी को ऑलरेडी हमने क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। तो आइए पढ़ लीजिए। नाउ इफ नाउ इफ बी डजंट पे ऑन ड्यू डेट then A can take action. This is called actionable claim. Since actionable claim also involves money, it is kept out. Am I clear? बात समझे कि नहीं समझे? तो आ जाओ बेटा, हमने क्या क्या कर लिया बच्चे अब तक? इंक्लूड मींस में हमने क्या लिखा बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी। और सर एक्सक्लूड में हमने क्या लिखा? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। कह रहा है उसके अलावा कहीं कंफ्यूजन ना आ जाए, कहीं कंफ्यूजन ना आ जाए, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब मैं किसकी डेफिनेशन बनाता हूं? इंक्लूड। किसकी डेफिनेशन बनाता हूं? इंक्लूड। बेटा देखो इसने इंक्लूड में क्या क्या डाला हुआ? स्टॉक, शेयर्स। सर आप स्टॉक बोल लो, आप शेयर्स बोल लो, एक ही बात है। लिखो बेटा इंक्लूड में शेयर्स। और शेयर्स के आगे मैं आपको ब्रैकेट में लिखवाता हूं एक चीज और। सर आपको पता है शेयर्स दो फॉर्म में हो सकते हैं, एक फिजिकल फॉर्म में, और अब तो फिजिकल फॉर्म क्या हो गया है? बंद हो गया।
जब फिजिकल फॉर्म में होते थे तो आपको कंपनी से मिलता था शेयर सर्टिफिकेट। क्या मिलता था? शेयर सर्टिफिकेट। अब सर फिजिकल फॉर्म बंद हो गई है, अब किस फॉर्म में होते हैं सर? डिजिटल फॉर्म। जिस तरीके आपका बैंक अकाउंट खुलता है ना, वैसे आपका एक डीमेट अकाउंट खुलता है। डीमेट अकाउंट के अंदर क्या होते हैं? एंट्रीज होती हैं। सर आपने अपने बैंक में, कभी बैंक में अगर गए तो क्या वहां पे सच में कोई ताला चाबी है कि आप खोलते और उसमें सारे आपके पैसा पड़ा हुआ है? ऐसा कुछ है सर? नहीं। एग्री कर रहे हो सर? वो क्या है? एक डिजिटल एंट्रीज ही तो हैं जो हम अपने फोन में देखते हैं या पासबुक में देखते हैं। सिमिलरली शेयर्स के केस में भी क्या होती हैं? डिजिटल एंट्रीज। अब सर ये तो सर फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, तो लोग क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि सर शेयर्स तो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, वो किस फॉर्म में है सर? डिजिटल फॉर्म में है, तो इसको कैसे गुड्स मान सकते हो? तो सर कोर्ट ने साफ साफ, लॉ मेकर्स ने साफ साफ बोल दिया, ऑल दो शेयर्स एंड स्टॉक्स, यहाँ पे ये स्टॉक्स गुड वाले स्टॉक्स नहीं है, शेयर्स वाले स्टॉक्स, ऑल दो शेयर्स एंड स्टॉक्स आर इन द फिजिकल, आर इन द डिजिटल फॉर्म, still they'll be held as what? They'll be held as goods. Am I clear? Specifically बोल दे, इंक्लूड में डाल रहे, तो लिखो बेटा शेयर्स ब्रैकेट में इन डिजिटल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में तो हुए ना, शेयर सर्टिफिकेट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो, डिजिटल फॉर्म वाले शेयर्स भी आपके गुड्स हुए। नेक्स्ट है बेटा ग्रोइंग क्रॉप्स। नेक्स्ट है आपका ग्रोइंग क्रॉप्स। लिखो ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। सर ध्यान से देखो, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ठीक है सर, इससे रिलेटेड बैठ जाओ, इससे रिलेटेड देखो क्या प्रॉब्लम आ सकती है सर। इससे रिलेटेड सर क्या हुआ, तनिष्क के पास ना एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब तनिष्क ने ना वो प्रॉपर्टी क्या करी? बेची। तनिष्क ने वो प्रॉपर्टी बेची सर, ठीक है। अब सर उसके ऊपर ना कुछ क्रॉप्स लगी हुई, उसके ऊपर क्या लगी हुई है? क्रॉप्स। अब सर यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि सर ग्रोइंग, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। थिंग्स अटैच टू अर्थ। मेरे को एक बात बताओ सर, क्या ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को, ऑल दो ये अर्थ के साथ अटैच है, लेकिन क्या आप इसको एक्सट्रैक्ट करके उखाड़ नहीं सकते? इसको उखाड़ सकते हो कि नहीं उखाड़ सकते? अरे बिल्कुल हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सर ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, इनको भी किसकी डेफिनेशन में डाला गया? गुड्स की डेफिनेशन में डाला। भाई क्रॉप्स की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? तो सर अगर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स की अगर सेल हो रही है तो उसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एम आई क्लियर? बिकॉज उनको उखाड़ के आप एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हो? मूव कर सकते। एम आई क्लियर? सर नेक्स्ट है आपका थिंग्स अटैच टू अर्थ, ये भी डालो इंक्लूड में। थिंग्स अटैच टू अर्थ, ये सुनिएगा, ये सुनिएगा बेटा। इसका एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, ये देखो आटा चक्की। हाँ जी भाई, मशीन होती है, मशीन फिक्स होती है अर्थ के साथ। कैसे फिक्स करी होती है? कुछ नट्स के थ्रू ही आपने वो फिक्स करी होती। अगर वो खुल गए तो वो मशीन एक जगह से दूसरी जगह आप क्या कर सकते हो? लेकर जा सकते हो। सर अंडरग्राउंड वाटर पंप, अंडरग्राउंड वाटर पंप मेरे घर में लगा हुआ है बेटा, ठीक है। ये एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करता है ताकि आपके टैप्स में जो है प्रेशर से पानी आए, ठीक है। मेरे घर में लगा हुआ अंडरग्राउंड है। बच्चे अगर हम वो ऊपर इसका कवर है, कवर हटा देंगे, नट्स को खोल देंगे, चाहे ये अटैच है अर्थ के साथ, तो भी मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता हूँ? लेकर जा सकता। जो भी चीजें अर्थ के साथ अटैच है लेकिन आप उनको एक्सट्रैक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो, तो इसकी डेफिनेशन में कवर हो जाएंगी, गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। तो लिखिए बेटा, थिंग्स अटैच टू अर्थ, थिंग्स अटैच टू अर्थ और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अर्थ। ये देखो क्या लिखा है, इधर देखो, एक नोट लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे, ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी ले आएगा। विद नॉमिनल एफर्ट्स, थोड़े से एफर्ट्स डाल के, दे कैन बी मूव्ड, दस दे आर हेल्ड एज गुड्स। एम आई क्लियर? बात समझ आई? ठीक है। अब इधर देखो, शेयर्स एंड स्टॉक, they are now in digital form, they cannot be moved, still they are held as goods. Next, forming part of land, forming part of land, जो लैंड के अंदर है, क्या क्या हो गया सर आपका? कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अदर प्रीशियस मिनरल्स, इनको भी किसकी डेफिनेशन में रखा गया है? गुड्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट नीचे है बेटा टाइल्स, फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगाते हैं ना बेटा, इसको गुड्स नहीं मान रहे, क्यों? एक बार उतार भी तो सकते हैं बेटा। वेरी गुड,
सर ओरिजिनल फॉर्म छोड़ देगी अपनी, अगर टाइल को आपने एक जगह फिक्स किया फिर निकालने की कोशिश करी, क्या हो जाएगी सर? ब्रेक हो जाएगी। जब गुड्स ने अपनी ओरिजिनल फॉर्म को छोड़ दिया सर, तो उसको गुड्स हम नहीं मान सकते। एम आई क्लियर? बात समझ आई? तो सर मैंने एक एक चीज समझाई आपको। आइए बेटा, मीन्स में क्या क्या आ गया आपका? मूवेबल प्रॉपर्टी। एक्सक्लूड में क्या क्या आ गया? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। क्यों सर? अगर मनी को आप गुड्स मान लोगे तो क्या हो जाएगा? बार्टर सिस्टम हो जाएगा। बार्टर सिस्टम अलाउड नहीं है सर। इंक्लूड में क्या क्या आ गया बेटा आपका? सर शेयर्स, चाहे डिजिटल फॉर्म में तो भी गुड्स मानेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स, क्योंकि नॉमिनल एफर्ट से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। फिर क्या हो गया बेटा? थिंग्स अटैच टू अर्थ। क्या क्या हो गया? जैसे आटा चक्की हो गया, प्रेशर पंप हो गया। लास्ट में क्या आ गया बेटा आपका? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, नेचुरल रिसोर्सेस। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड के आगे ब्रैकेट में लिखो नेचुरल रिसोर्सेस। इज दैट क्लियर? समझ आया बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए सेक्शन 6 लिखिए बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 6। आधा घंटा अभी हो रहा है हमारे पास। चलिए, एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स। ठीक है, दो तरीके के गुड्स होते हैं बेटा। इधर देखो सर, अभी ये मत लिखिए, सिर्फ इतना लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ गुड्स सेक्शन 6। टाइप्स ऑफ गुड्स सेक्शन 6 मैं शॉर्ट करवाऊंगा आप बच्चों। आओ बेटा, देखो बच्चे, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होंगे बेटा? जो सर आपके सामने प्रेजेंट है। एग्जिस्टिंग गुड्स का क्या मतलब हुआ? जो आपके सामने प्रेजेंट है। सर आप इसको ओन भी कर सकते हो, आप इसको पोजेस भी कर सकते हो। ये ओन होंगे और पोजेस होंगे किसके द्वारा? सेलर के द्वारा। एग्री कर रहे हो? ठीक है। जबकि फ्यूचर गुड्स क्या हो गए बेटा? फ्यूचर गुड्स क्या हो गए? टू बी प्रोड्यूस्ड। टू बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है प्रोड्यूस्ड और एक होता है मैन्युफैक्चर्ड। एक जगह यूज होता है प्रोड्यूस्ड, एक जगह यूज होता है मैन्युफैक्चर्ड। जब बेटा नेचुरल, किसी कोई चीज नेचुरल है, ठीक है, तो बेटा उसके लिए यूज होता है प्रोड्यूस। या लेकिन कोई चीज मैन मेड है, उसके लिए यूज होता है मैन्युफैक्चर। एम आई क्लियर? तो बेटा टू बी प्रोड्यूस्ड अभी है सामने, ये क्या होनी है सर? प्रोड्यूस होनी। तो मैंने क्या लिखा बेटा ब्रैकेट में? ऑरेंजेस। नेक्स्ट है बेटा टू बी मैन्युफैक्चर्ड। बेटा ऑरेंजेस तोड़े, फैक्ट्री में लाए, उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस को नेचर करेगा या ह्यूमन बींग करेगा? सर ह्यूमन बींग करे। क्या बनाया सर? ऑरेंज जूस। सर नेक्स्ट आ गया टू बी एक्वायर्ड। सर टू बी एक्वायर्ड क्या हो गया सर? एक फिशरमैन है, एक फिशरमैन है, वो बोल रहा है कि मैं जाऊंगा और मैं सी में जाऊंगा, डीप सी में जाऊंगा और वहां से फिशेस को क्या करूंगा? कैप्चर करूंगा। टू बी एक्वायर्ड फ्यूचर में। तो सर फ्यूचर गुड्स क्या हो गए? अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकते हैं? प्रोड्यूस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, या फिर एक्वायर हो सकते हैं। एम आई क्लियर? समझ आई मेरी बात? ठीक है बेटा, चलिए तो लिखिए यहाँ पे जरा, लिखिए एग्जिस्टिंग गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स में लिखिए पहला एग्जिस्टिंग गुड्स। जल्दी जल्दी, फिर लैंग्वेज पढ़ाऊंगा बेटा। टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे पहले लिखिए एग्जिस्टिंग गुड्स। उसमें एग्जिस्टिंग गुड्स में लिखिए प्रेजेंटली ओन्ड, प्रेजेंटली ओन्ड और पोजेस्ड बाय सेलर। प्रेजेंटली ओन्ड और पोजेस्ड बाय सेलर। प्रेजेंटली ओन्ड और पोजेस्ड बाय सेलर। क्या कोई भी बच्चा मेरे को यहाँ पे बता सकता है बेटा कि दो वर्ड्स क्यों यूज करें हैं सेलर के लिए? या तो उसकी ओनरशिप है या तो उसके पोजेशन में है। एनीवन? बेटा साइलेंट रखिए प्लीज। या तो पोजेस है या तो ओन्ड है बाय सेलर। एनीवन? बेटा ये केस है ब्रोकर का। ये पोजेस वाला केस किसका है बेटा? ब्रोकर का। बेटा मैंने अपनी गाड़ी बेचनी है, मैंने ब्रोकर के पास रखी हुई है, तो ब्रोकर वहां पे क्या हो गया? सेलर। इन दैट केस वो ब्रोकर के ओनरशिप में नहीं है, वो क्या है? ब्रोकर के पोजेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखो। तो लिखो बेटा प्रेजेंटली ओन्ड और पोजेस्ड बाय सेलर, लिख लिया। फ्यूचर गुड्स में लिखो बेटा, नीचे लिखो बी पॉइंट फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स में लिखो प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, एक्वायर्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर गुड्स के नीचे लिखो प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड इन फ्यूचर। एम आई क्लियर? प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड इन फ्यूचर। एम आई क्लियर? ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा।
फ्यूचर गुड्स में ही ना दो तरीके के गुड्स होते हैं। फ्यूचर गुड्स में दो तरीके के गुड्स होते हैं बेटा। पहला वो गुड्स जो कि फ्यूचर में आने हैं बट श्योर शॉर्ट है आ जाएंगे, मिल जाएंगे आप। सर दूसरा फ्यूचर गुड्स हैं लेकिन पता नहीं सर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। याद करिए 12वीं कक्षा में एक लाइबिलिटी होती थी जिसको हम बोलते थे कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या बोलते थे? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वैसे कुछ ऐसे फ्यूचर गुड्स हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो बेटा उनको क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट गुड्स। जरा देखो, देखो बेटा, कंटिंजेंट गुड्स। अब कोई बच्चा फोन के लिए बाहर नहीं जाएगा, लास्ट के 20 मिनट रहते हैं, फोन को इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बाकी सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। आइए बेटा, कंटिंजेंट गुड्स देखिए बेटा। दे आर ऑल्सो फ्यूचर गुड्स बट कैरिंग अनसर्टेनिटी। देखो क्या अनसर्टेनिटी है? फिश मे बी कैप्चर्ड बाय द फिशरमैन। फिश हो सकता है कि फिशरमैन कैप्चर करे डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन। सर पता चला कि समुद्री तूफान ही आ गया, इतने सी पेरल्स आ गए कि आप डीप सी में जाकर फिश को पकड़ ही नहीं सकते सर। तो फिशरमैन से अगर आप आज पूछ रहे हो, फिशरमैन से अगर आप आज पूछ रहे हो कि भाई तू फिश ला देगा मेरे को, कहता है सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एम आई क्लियर? ये सब पूछा हुआ है बेटा पेपर में, मैं कोई अपने से नहीं बना रहा। तो आइए बेटा, ये देखो लैंग्वेज यहाँ पे सेक्शन 6। अच्छा नीचे वहां पे नोट लिख दो, नीचे वहां नोट लिख दो, फ्यूचर गुड्स ऑल्सो इंक्लूड कंटिजेंट गुड्स। लिख दो फ्यूचर गुड्स ऑल्सो इंक्लूड कंटिजेंट गुड्स। फ्यूचर गुड्स ऑल्सो इंक्लूड कंटिजेंट गुड्स बेटा। डन बच्चे? ठीक है, आओ जरा, आओ जरा। एग्जिस्टिंग गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स पढ़िए बेटा। द गुड्स विच आर सब्जेक्ट, द गुड्स विच आर सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या हो गया सर? सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया सर? जिससे रिलेटेड आप सारी सारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं बेटा, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है बच्चे, मेरे को एक बात बताइए, हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं कि किसके पीछे कर रहे हैं? टू क्लियर सीएमए एंड सीए, दिस इज अवर सब्जेक्ट मैटर, टू क्लियर। तो बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है किसके लिए बना है? फॉर द सेल ऑफ गुड्स, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर। तो गुड्स विच आर सब्जेक्ट मैटर टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड्स जो कि क्या है? सब्जेक्ट मैटर है, जो कि मेन चीज है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मे बी इधर एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर और फ्यूचर। एम आई क्लियर? सर लैंग्वेज आपने अपनी लिखनी है, कोई बस कुछ वर्ड्स होते हैं जो जरूरी होते हैं लिखना। ठीक है आइए बेटा, जैसे यहाँ पे द गुड्स विच आर सब्जेक्ट मैटर यूज करके आइएगा पेपर में, सब्जेक्ट मैटर वर्ड यूज करके आइएगा पेपर में। बाकी सर सारा आपने खुद से लिखना है। लेकिन क्या हो गया सर? ओन्ड और पोजेस्ड। कुछ कीवर्ड्स है उनका ध्यान रखिए, बाकी सेंटेंस ऊपर नीचे हो उसकी कोई परवाह नहीं। ठीक है, कंटिजेंट गुड्स। देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स whose acquisition by the seller depends upon a contingency which may or may not happen। लिखिए यहाँ पे कुछ भी लिखिए अपनी लैंग्वेज। एम आई क्लियर? बात समझ आती है? इंपॉर्टेंट नोट, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स shall always operate as an agreement to sell goods। सर क्यों? सर फ्यूचर गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट टू, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट टू सेल होगा वो सेल नहीं होगा, वो एग्रीमेंट टू सेल होगा। क्यों? क्योंकि सर अभी गुड्स अवेलेबल ही नहीं है। सर एग्रीमेंट टू सेल क्या बनता है? या तो फ्यूचर, जब फ्यूचर की बात होती है या तो कंडीशन की बात होती है। तो सर यहाँ पे फिशरमैन ने क्या बोला कि यार अगर तो सी पेरिल नहीं हुआ तो सर मैं फिशेस ले आऊंगा, अगर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और सर ऑरेंजेस वाले केस में भाई अभी कल्टीवेशन नहीं हुई, फ्यूचर में होगी सर। तो ध्यान से सर, जो आपके कंटिजेंट गुड्स होते हैं या फ्यूचर गुड्स होते हैं उनसे रिलेटेड हमेशा क्या बनता है? आपका सेल, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल का क्या क्या नेचर होता है? सेल नेचर नहीं होता, क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल। तो लिखिए, लिखिए एक नोट, नोट लिखिए। फॉर फ्यूचर गुड्स, फॉर फ्यूचर गुड्स एंड कंटिजेंट गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल फॉर फ्यूचर गुड्स, ये इतने बारीक पॉइंट से बाद में छूट जाएंगे इसलिए नोट्स बनवा रहा हूं। फॉर, क्या लिखाया था मैंने स्टार्टिंग में? फॉर फ्यूचर गुड्स एंड कंटिजेंट गुड्स, कॉमा, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इज इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इज इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। बच्चे
फाउंडेशन वालों, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी बन सकता है। बना हुआ है समृति, वो देखो वो बोल रही पीछे आपकी सीनियर की, बना हुआ है इसके ऊपर। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आइए नेक्स्ट। स्टिल वी हैव 20 मिनट्स विद अस। आइए बेटा बच्चे, इसमें सेक्शन 7 और सेक्शन 8, ठीक है, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में इंपॉर्टेंट है सेक्शन 8 बेटा, इसके ऊपर केस स्टडी आई हुई है आपके पेपर, और अभी वो केस स्टडी करवाऊंगा मैं आप बच्चों, ठीक है। आइए बेटा, इनसे रिलेटेड सिचुएशन समझिए पहले। अच्छा लिखो बच्चे, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 लिखो। इसका सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8, इसके नीचे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 लिख तनेश, इंपॉर्टेंट पॉइंट। applies applies only in case of specific goods, applies only in case of specific goods। पहले तो ये समझो, इस सेक्शन का एसेंस समझो, एसेंस समझो इन सेक्शन का। applies only in case of, applies only in case of specific goods। am I clear भाई? सिर्फ specific goods के केस में ये सेक्शन अप्लाई होती है। अब देखो स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, इधर देखो, ये देखो बेटा। सर मिस्टर ए ने ना मिस्टर बी को ऑफर टू बाय दिया, क्या दिया? ऑफर टू बाय, ठीक है, फोकस सारे बच्चे। सर किस चीज का ऑफर दिया? रेस हॉर्स का। भाई मिस्टर बी का था एक स्टेबल, स्टेबल मतलब तबेला, उसमें वो घोड़े बेचता है, ठीक है। मिस्टर ए ने बोला भाई सुन मेरी बात, मुझे एक इंटरनेशनल ब्रीड का घोड़ा चाहिए जो रेसिंग में हेल्प करे। एम आई क्लियर? स्पेसिफिक गुड्स हो गया, गुड्स हो गया यार। मैं गया स्टेबल में, मैंने बोला भाई घोड़ा दे दे, मैंने क्या बोला? घोड़ा दे दे, ठीक है। कुछ उसने मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया? मैंने कुछ भी स्पेसिफाई। इट कैन बी एन इंटरनेशनल हॉर्स, इट कैन बी शादी का घोड़ा, इट कैन बी योर वो वाला जो घोड़ा जो कार्गो हॉर्स हो गया आपका, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो, मिस्टर बी के पास दो टाइप के घोड़े थे यहाँ पे, रेस हॉर्स एंड कैरेज हॉर्स, रेस हॉर्स एंड कैरेज हॉर्स। अब क्या हुआ बेटा, ये ना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर अभी हुए नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले ही क्या हो गया, घोड़ा जो है भाई साहब अस्तबल में बंधे हुए थे, वहां पे आए एक स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन आया, उसने उसको डंक मारा और उस बेचारे की डेथ हो। बट हॉर्स डाइड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड। पहली सिचुएशन समझ आती है? एम आई क्लियर? आइए सिचुएशन 2 पे, प्लीज सिचुएशन समझिए वरना नहीं समझ आएगा। सेक्शन 7 सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सर सिचुएशन 2 देखो। सर मिस्टर ए ने ना ऑफर टू बाय करा 100 kg ऑरेंजेस, किससे सर? मिस्टर बी से, ठीक है। मिस्टर बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब अच्छा क्या था यहाँ पे, सिचुएशन समझिए। मिस्टर बी के ना कोल्ड स्टोरेज, मिस्टर बी का काम ही क्या है सर? कोल्ड स्टोरेज, उसने ऑरेंजेस रखे होते, तो सर उसके पास बल्क में ऑरेंजेस अवेलेबल है। तो मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी को भाई मेरे को 100 kg ऑरेंजेस दे दे, ठीक है। अब सर यहाँ पे देखो, बट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड ऑरेंजेस स्टेल्ड, क्या हो गए? सड़ गए, ड्यू टू पावर कट। मिस्टर बी की कोल्ड स्टोरेज में क्या हो गया? पावर कट हो गया, जिसकी वजह से ऑरेंजेस सड़ गए। तो सर बिफोर एंटरिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड सेकंड सिचुएशन समझ आती है? तो सर आपका पहली सिचुएशन में क्या था? स्पेसिफिक गुड्स चाहिए थे उसको, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने से पहले वो मर गया घोड़ा। नेक्स्ट में क्या हुआ सर? उसने अगेन स्पेसिफिकली फ्रूट्स में क्या स्पेसिफाई किया था? मेरे को ऑरेंजेस चाहिए 100 kg, वो भी क्या हो गए सर? खराब हो गए कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने से पहले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिचुएशन देखो सर। मिस्टर ए ने ना मिस्टर ए ने ना ट्रायल बेसिस पे सर, एक सेकंड देखने दो किसके पोजीशन में मिस्टर ए के। नाउ मिस्टर मेड एग्रीमेंट टू सेल विद मिस्टर बी, राइट? बोथ मिस्टर नॉट, चलो कोई बात। देखो बेटा, मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए ने ना, मिस्टर मिस्टर बी क्या है बेटा? कार मर्चेंट है, सेकंड हैंड कार्स में डील करता है, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या बोला मिस्टर बी को? भाई मेरे को ना ट्रायल बेसिस के लिए तू गाड़ी दे दे। क्या बन गया? एग्रीमेंट टू सेल बन गया, कि अगर कंडीशन पूरी होगी मैं तेरे से गाड़ी ले लूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ सर। मिस्टर ए मेड एग्रीमेंट टू सेल विद मिस्टर बी, सब एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। नाउ ऑन सेकंड डे, सर 3 दिन थे, 3 दिन के लिए गाड़ी रखनी थी। सेकंड डे क्या हुआ, भाई ने अपने घर के पास गाड़ी रखी हुई थी, कार बर्न्ड इन राइट्स। सर दंगे फसाद हो गए, दंगे वाले आए, उन्होंने गाड़ी क्या कर दी? जला दी। सर इसमें ना ही ए का डिफॉल्ट है ना ही बी का डिफॉल्ट है। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? सारी सिचुएशन समझ आई? अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ सर। सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में क्या हुआ? गुड्स डैमेज्ड या फिर पेरिश्ड।
डैमेज भी बोल सकते हो, पेरिश भी बोल सकते हो, बिफोर सेल कुड टेक प्लेस। सेल से पहले ही क्या हो गया सर, गुड्स क्या हो गए, डैमेज। लेकिन सिचुएशन थर्ड में देखो, गुड्स डैमेज या पेरिश आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल। समझ आता है बेटा? तो सिचुएशन 1 और 2 में क्या था, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, और सिचुएशन 3 में क्या था बेटा, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल। एम आई क्लियर बच्चे? तो इधर देखो, जो सेक्शन 7 है ना, उसके ऊपर अप्लाई होती है सिचुएशन 1 या सिचुएशन 2, और जो सेक्शन 8 है उसके ऊपर अप्लाई होती है सिचुएशन 3। अभी मैं आपको शॉर्ट में भी लिखवा दूंगा, बट पहले आप मेरे साथ सेक्शन 7 पढ़ो। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। एम आई क्लियर? ठीक है, देखो, when there is a contract for the sale of specific goods but those goods perished or damaged before making contract of sale without the knowledge of seller, then such contract is what? Such contract is void. void का मतलब क्या है यहाँ पे, नलिफाइड हो गया, उसकी लॉ की नजरों में कोई भी आइडेंटिटी नहीं। एम आई क्लियर? नेक्स्ट देखो, सेक्शन 8, गुड्स। अच्छा, फिर से एक बारी लैंग्वेज पढ़ लो, मैंने थोड़ी, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ी जल्दी पढ़ा दी। when there is contract for the sale of, मैंने क्या बताया, specific goods, लेकिन वो गुड्स क्या हो गए बेटा, पेरिश हो गए या फिर डैमेज हो गए बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। घोड़े की भी डेथ हो गई पहले, ऑरेंजेस भी पहले ही स्टेल हो गए, विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर, सेलर को इसकी नॉलेज नहीं। देन सच कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बेटा, वॉइड। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही क्यों ना गया हो, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड। इज दैट क्लियर? सेक्शन 8 देखो बेटा, बस खत्म होने वाला है, कुछ इसी के बाद फ्री कर दूंगा। सर, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने कर दिया आप बच्चों के लिए। बेयर एक्ट खोल के देखोगे, वहां पे लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, या बाकी टीचर्स की आप स्टडी मटेरियल देखोगे, एज इट इज बेयर एक्ट से उठा के ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं बच्चों के लिए, बट मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा। व्हेन देयर इज एग्रीमेंट टू सेल फॉर स्पेसिफिक गुड्स बट, सर अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल नहीं आया, अब क्या आया, एग्रीमेंट टू सेल, बट सब्सिक्वेंटली गुड्स पेरिश विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर। सर गाड़ी जल गई, राइट्स में जल गई, ना ही बायर की गलती ना ही सेलर, एंड बिफोर रिस्क पासिस टू बायर। सर रिस्क का मतलब क्या है यहाँ पे, ओनरशिप। यहाँ पे रिस्क का मतलब क्या है बेटा, ओनरशिप। एंड बिफोर रिस्क पासिस टू बायर, देन सच एग्रीमेंट इज अवॉइडेड। सर वॉइड नहीं लिखा, क्या लिखा है, अवॉइडेड। अवॉइडेड मतलब लॉफुल कैंसिलेशन। इज दैट क्लियर? क्या लिखा है, लॉफुल कैंसिलेशन। आइए बेटा लिखो सेक्शन 7, लिखो, गुड्स डैमेज्ड, गुड्स डैमेज्ड, लिखो स्पेसिफिक गुड्स डैमेज्ड, लिखो प्लीज, स्पेसिफिक गुड्स डैमेज्ड, सेक्शन 7, स्पेसिफिकली लिखो सेक्शन 7, specific goods damaged before contract for sale is, before contract for sale is entered, before contract for sale is entered। ठीक है, नीचे पॉइंट लिखो, नो नॉलेज टू बायर एंड सेलर, नो नॉलेज, इसी में लिखो सेकंड पॉइंट, नो नॉलेज टू बायर एंड सेलर अबाउट सच डैमेज, नो नॉलेज टू बायर एंड सेलर अबाउट सच डैमेज। एम आई क्लियर? नो नॉलेज टू बायर एंड सेलर अबाउट सच डैमेज, नो नॉलेज टू बायर एंड सेलर अबाउट सच डैमेज। ठीक है बच्चे, सेक्शन 8 लिखो, सेक्शन 8 लिखो बेटा, यशवी ऊपर बेटा। ठीक है, सेक्शन 8 लिखो बेटा, गुड्स, गुड्स डैमेज्ड आफ्टर, सॉरी स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स डैमेज्ड आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर, क्या था, बट बिफोर, बट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। ठीक है, डन बेटा, गॉट इट, लिखो, नो नॉलेज टू बायर एंड सेलर फॉर सच डैमेज, नो नॉलेज टू बायर एंड सेलर अबाउट सच डैमेज। नोटेड एवरीवन? आओ एक केस स्टडी पे फटाफट, जल्दी आओ केस स्टडी पे बेटा। ये देखो, ए नीचे, ये देखो, रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नो नॉलेज टू बायर एंड सेलर अबाउट सच डैमेज। हो गया बच्चे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शॉर्ट हो गया हमारा बहुत ज्यादा। ठीक है चलो,
ये बहुत हेल्प करेगा आपको ये वाले नोट्स। ये मैं ये अपनी खुद की गलती मानता हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने ये शॉर्ट नोट्स नहीं करे थे, आगे से बनवाया करूंगा शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आओ बच्चे, रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो बेटा। कह रहा है विद अ व्यू टू बूस्ट द सेल्स, हनुमान ऑटोमोबाइल्स सेलर सेल्स है सेल्स a motor car to Mr. A on trial basis for a period of 3 days with a condition that Mr. A with a condition that if Mr. A is not satisfied with the performance of the car, he can return back the car. However, the car was destroyed in a fire accident at the place of Mr. A before the expiry of 3 days. Decide whether Mr. A is liable for the loss suffered. Am I clear? हाँ जी भाई। तो सबसे बड़ा जो बेटा चैलेंज होता है ये पहचानना कौन सी सेक्शन अप्लाई होगी। लॉ तो सारा याद करके गए हैं सर, ये चैलेंज तभी दूर होगा जब ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज हमने क्या करी होंगी, कवर अप करी। ठीक है, तो आइए पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए मेरे साथ। The subject matter of the contract, that is motor car, was destroyed before the transfer of property from seller to the buyer. लेकिन agreement to sell तो enter हो गया था, ठीक है। Thus the risk passes only when the ownership is transferred to the buyer. Am I clear? क्या लिखा था सेक्शन 8 में? Risk has not passed from the buyer, from the seller to the buyer. सेम यहीं पर अप्लाई हो रहा है कि सर रिस्क पासिस है। So Mr. A is not liable for the loss suffered due to the fire accident over which A has no control, and Messrs. Hanuman Automobiles will have to bear the loss arising due to fire. Are we done? समझ आ गया बच्चे? ठीक है, तो ये सेक्शन 8 मैंने बोला अगर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें बड़ा मिर्च मसाला है। सेक्शन 7 सेक्शन 8 में बड़ा ये मिर्च मसाला ढूंढते हैं। जिन सेक्शंस में सूखी दाल है, उबली हुई दाल है, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मिर्च मसाले में से आएगा। आओ बेटा, एक मिर्च मसाला और रह गया, छोटी सी बस एक सेक्शन है, ये मैंने आगे पढ़ानी है, बट बस ये थोड़ा सा। व्हेन गुड्स आर प्रोवाइडेड ऑन ट्रायल बेसिस, कनेक्टेड है बेटा, सेक्शन 8 और सेक्शन 24 कनेक्टेड है, इसलिए दोनों को आपस में पढ़ा रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज बाद में पढ़ाऊँ। कह रहा है व्हेन गुड्स आर प्रोवाइडेड ऑन ट्रायल बेसिस, इन सच केस ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड इन फॉलोइंग केसेस। जब बेटा ट्रायल बेसिस पे मैंने गाड़ी दी, सपोज मैं हनुमान ऑटोमोबाइल्स हूं और मैंने तनिष्क को ट्रायल बेसिस पे गाड़ी दी, तो अभी तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में तो होगी। फ्यूचर में कैसे होगी जरा सुनना। सर तनिष्क ने बोला सर मजा आ गया, क्या गाड़ी है, अप्रूवल दे दिया, समझ आ गया, ठीक है। सर मैंने तनिष्क को बोला तनिष्क जी 3 दिन का ट्रायल है, ठीक है। सर ना तनिष्क ने मेरे से गाड़ी ना गाड़ी वापस करी, ना मैंने उससे मांगी। सर उसने क्या कर ली, रिटेन कर ली बियॉन्ड ट्रायल। Am I clear? सर सी होता है एडॉप्टेड ट्रांजेक्शन। सर व्हाट इज एडॉप्टेड ट्रांजेक्शन? आइए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए। सर क्या किया, ए ने सर ये कार जो है ट्रायल बेसिस पे दी किसको, बी को, बी ने आगे सेल कर दी किसको, सी को। बी ने आगे किसको सेल कर दी, सी को। तो सर मेरी बात सुनो, बी जिसको मर्जी सेल करे, बी जिसको मर्जी सेल करे, क्या मैं तो बी से पैसा मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा? भाई तूने मेरी गाड़ी आगे बेच दी, मेरा पैसा दे। तो सर इन तीन, जब ट्रायल बेसिस पे आप कोई भी गुड्स देते हो, 3 वजहों से सर क्या होता है, सर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, या तो अप्रूवल, या तो रिटेंशन, या तो भाई क्या कर दे, आगे किसी को सेल कर दे। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, आइए बच्चे, इससे रिलेटेड एक केस स्टडी है, ये आखिरी केस स्टडी मैंने आप बच्चों को करानी है, ये वाली। चलो, ये क्या लिखा है, आकांक्ष, ठीक है। आइए बेटा देखो जी, आकांक्ष और जेठालाल जी हैं। देखो जी, आकांक्ष परचेज्ड ए टेलीविजन सेट फ्रॉम जेठालाल। एम आई क्लियर? ठीक है, लिखो जरा सेक्शन 24, सेक्शन 24 लिखो, ठीक है। हेडिंग लिखो, हाउ ओनरशिप ट्रांसफर्ड, हाउ ओनरशिप ट्रांसफर व्हेन गुड्स, हाउ ओनरशिप ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स प्रोवाइडेड ऑन ट्रायल बेसिस, हाउ ओनरशिप ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स, लिख ले बेटा, कहां खोया है, व्हेन गुड्स प्रोवाइडेड ऑन ट्रायल बेसिस। तो बेटा कैसे कैसे ट्रांसफर होगी, हाँ जी भाई, कैसे कैसे ट्रांसफर होगी, अप्रूवल, रिटेंशन, रिटेंशन के आगे लिखो बियॉन्ड ट्रायल पीरियड, और एडॉप्टेड ट्रांजेक्शन। एडॉप्टेड ट्रांजेक्शन के आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एडॉप्टेड ट्रांजेक्शन के आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रोस्पेक्टिव बायर, होने वाला, प्रोस्पेक्टिव बायर, ओ बच्चे साइलेंट कर ले, प्रोस्पेक्टिव बायर, प्रोस्पेक्टिव बायर सेल इट फर्दर,
रिटेन में लिखो, रिटेंशन में लिखो रिटेन बियॉन्ड ट्रायल पीरियड, और एडॉप्टेड ट्रांजेक्शन में लिखो प्रोस्पेक्टिव बायर सोल्ड इट फर्दर, प्रोस्पेक्टिव बायर सोल्ड इट फर्दर। आर वी डन? ठीक है। स्टार्टिंग वाला अप्रूवल, दूसरा वाला रिटेंशन, ब्रैकेट में लिखोगे रिटेन्ड बियॉन्ड ट्रायल पीरियड, रिटेन्ड बियॉन्ड ट्रायल पीरियड। तीसरा लिखो अडॉप्टेड ट्रांजेक्शन, अडॉप्टेड ट्रांजेक्शन के ब्रैकेट में लिखो बेटा जी, अडॉप्टेड ट्रांजेक्शन के ब्रैकेट में लिखो बेटा, ऊपर वेट करें, अडॉप्टेड ट्रांजेक्शन के ब्रैकेट में लिखे प्रोस्पेक्टिव बायर सोल्ड इट फॉर। ठीक है, हो गया। आओ बेटा फटाफट केस स्टडी पढ़ो मेरे साथ। कह रहा है आकांश, आकांश परचेज ए टेलीविजन सेट फ्रॉम जेठालाल, द ओनर ऑफ गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, द ओनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑन द कंडीशन दैट first 3 days he will check its quality and if he is satisfied he will pay for that, otherwise he will return the television set। कितनी sections apply हुई? section 8 और section 24। on second day the television set was spoiled due to an earthquake। Jethalal demands the price of the television set from the Akansh, whether Akansh is liable to pay the price under the Sale of Goods Act 1930, if not who will ultimately bear the loss। कौन bear करेगा? जेठालाल ही बेयर करेगा ना सर, आकांश बेयर थोड़ा करेगा। आइए पढ़ लीजिए बेटा, देखो सेक्शन 24 भी अप्लाई हो रही है, ये देखो सेक्शन 24 भी अप्लाई हो रही है और सेक्शन 8 भी अप्लाई हो रही है। ठीक है बेटा, चलो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट 1930, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और ऑन सेल, आप सिर्फ इतना लिखो अप्रूवल बेसिस, आसान कर लो, आप इसको आसान कर लो। ऑन ट्रायल बेसिस भी लिख सकते, ऑन ट्रायल बेसिस देन प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर। हम इजी लैंग्वेज लिख लेंगे यहाँ पे कि लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत। ऑन अप्रूवल बेसिस, दूसरा क्या हो गया? ऑन रिटेंशन बियॉन्ड ट्रायल पीरियड, तीसरा एडॉप्टेड ट्रांजैक्शन। बस नीचे देखो, further as per section 8 when there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer their description, कि सर वो अपना हाल ही बयान नहीं कर सकते, इतनी बुरी हालत हो गई गुड्स की। बिफोर द रिस्क पासेस, अब आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी अंग्रेजी नहीं मारनी। विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर पेरिश, बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर, देन एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइड। एग्रीमेंट को क्या कर सकते हो आप? अवॉइड कर, लीगली कैंसिल कर सकते हो। According to above provision facts, the property is not passes to Akansh, that is buyer, that is buyer, as no condition of section 24 is satisfied, hence हाँ जी भाई सेक्शन 24 में क्या है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी। कैसे ट्रांसफर होगी? भाई ने ना अभी अप्रूवल दिया, ना ही रिटेंशन करी, ना ही फर्दर टीवी सेल किया, तो बेटा hence risk has not passed to the buyer and the agreement is thereby avoided। Akansh is not liable to pay the price, the loss finally should be borne by the seller, Mr. Jetha। is that clear? ठीक है बेटा, तो ये थे अभी दो आपके लेक्चर्स हुए हैं। दो लेक्चर्स अब आपके कब होंगे? मंडे को होंगे। नो, ध्यान से मेरी बात सुनिए, नो क्लास ऑफ अकाउंट्स ऑन मंडे। आप बच्चों की दो क्लासेस हैं, पहले हम लॉ की क्लास करेंगे, इंटर वालों, नो इंटर वालों एंड सीए फाउंडेशन जून अटेम्प्ट सलोनी एंड मैडी। ठीक है, मंडे को भी 1 बजे, 1 से लेकर 2:30 बजे तक लॉ के दो लेक्चर्स में कंप्लीट कराऊं। एम आई क्लियर? वी आर फ्री टू लीव, छुट्टी। चलिए मनप्रीत एंड रिया, आई एम क्लोजिंग द सेशन। ओके बेटा।